हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा। यानी शिक्षा दर्शन और दर्शन के बारे में हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले दर्शन की जो मूलभूत बातें हैं, दर्शन की बेसिक सी जो चीज़ें हैं उनको बताऊंगा कि दर्शन क्या है, दर्शन का क्या अर्थ होता है और दर्शन की क्या परिभाषा होती है, दर्शन का विकास किस तरीके से हुआ। इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। मैंने आप लोगों को देखिए पिछली क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कराना शुरू किया, वो भी उसकी पहली क्लास थी। और आज की क्लास जो है शिक्षा दर्शन की पहली क्लास होगी। और इस क्लास में हम लोग बेसिक से दर्शन के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। मैं आप लोगों को देखिए जो आपके एमए के सिलेबस में, एमएड के सिलेबस में, बीएड के सिलेबस में या यूजीसी नेट पेपर 2 के सिलेबस में शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको कम्प्लीटली आपको अध्ययन कराऊंगा और सबको एक एक करके कराऊंगा। यानी ऐसा नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ही अध्ययन कराते चला जाए, ऐसा कुछ नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की भी कुछ क्लासेस हम लोग करेंगे, शिक्षा दर्शन की भी करेंगे, फिर उसी तरीके से अलग अलग जो भी सिलेबस आपके दिए गए हैं उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ये आपकी देखिए शिक्षा दर्शन की पहली क्लास है और पहली क्लास का मतलब है कि इसमें बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और दर्शन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं बेसिक रूप में उनको समझा जाए और समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, इस क्लास में हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विषय का। और शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन किसके लिए कर रहे हैं, तो एमए, एमएड, अदर एग्जाम जैसे यूजीसी नेट पेपर 2 या फिर बीएड का जो एग्जाम होता है उसमें भी देखिए दर्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारे चीज़ों के पर्सपेक्टिव में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि दर्शन यानी फिलॉसफी का क्या अर्थ होता है और फिर उसकी क्या परिभाषा होती है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दर्शन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। आप लोगों ने सुना होगा कि दर्शन क्या होता है, दर्शन के बारे में आप लोगों ने सिलेबस में भी देखा होगा। तो ये दर्शन होता क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, क्यों अध्ययन करना पड़ता है बीएड के स्टूडेंट को, एमएड के स्टूडेंट को, एमए के स्टूडेंट को, बीए के स्टूडेंट को, तो इसका क्या महत्व है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि दर्शन शब्द जो है संस्कृत की दृश्य धातु से बना है। यानी यह संस्कृत से उत्पन्न हुआ है और यह संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज को देखना, समझना, विचार करना और उसके बारे में गहन चिंतन करना। यानी किसी भी चीज को देखना, उसके बारे में समझना, सोचना, विचार करना और उस पर गहन रूप से चिंतन करना, ये सब क्या कहलाता है, दर्शन। ग्रीक भाषा में भी देखिए दर्शन को फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और प्लस सोफिया। फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। यानी अर्थात ऐसा विषय या ऐसी बात जो ज्ञान से प्रेम करती हो वह क्या कहलाती है, दर्शन। अर्थ के रूप में देखिए दर्शन को कैसे कहा जा सकता है कि दर्शन वह व्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य, यानी यह एक व्यवस्थित और बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है कि जीवन के बारे में, सत्य के बारे में, ज्ञान के बारे में, नैतिकता के बारे में, मूल्य के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, मानव अस्तित्व के बारे में तार्किक एवं गहन चिंतन करता है। यानी इतनी सारी चीजों के बारे में मनुष्य जो है तार्किक रूप से और गहन रूप से चिंतन करता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जब कोई शिक्षक यह सोचता है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल नौकरी या चरित्र का निर्माण। यानी जब कोई टीचर या कोई भी स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ाई कर रहा है तो वो अपने दिमाग में, अपने मन में ये सोचता है कि मेरे इस पढ़ाई का जो मेन मकसद है, अंतिम उद्देश्य क्या है कि एक अच्छी नौकरी पा जाना या एक अच्छी उच्च सैलरी वाली नौकरी पाकर अच्छा पैसा कमाना या फिर एक बेहतर चरित्र का, एक बेहतर मनुष्य का निर्माण करना। जैसे ही वह यह सोचना शुरू करता है देखिए तो वह दार्शनिक चिंतन कर रहा होता है। यानी इस तरीके से सोचने को क्या कहा जाता है, दार्शनिक रूप से चिंतन करना। ठीक, आप देखिए दर्शन की कुछ परिभाषाएं भी दी गई विद्वानों के द्वारा। इसकी देखिए डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी। तो देखिए इसमें जो कुछ विद्वान हैं उसमें से देखिए जो महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा परिभाषाएं दी गई उसको हम लोग देखते हैं
जैसे देखिए प्लेटो के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है कि दर्शन जो है सत्य की खोज है, यानी सत्य के बारे में जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं तो किसके माध्यम से जान सकते हैं, दर्शन के माध्यम। इसीलिए इन्होंने कहा कि दर्शन जो है सत्य की खोज है। दूसरे व्यक्ति देखिए महान विद्वान है अरस्तु। तो अरस्तु ने देखिए क्या कहा कि दर्शन जो है समस्त विज्ञानों का विज्ञान है, यानी इन्होंने कहा कि यह जो है साइंस ऑफ द साइंसेस है, यानी जितने भी विज्ञान हैं उन सभी का जो है यह मूल है। यानी इसको इन्होंने एक तरीके से क्या कहा कि फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। ठीक। इसके बाद फिर देखिए जॉन ड्यू के अनुसार क्या कहा गया, जॉन डे ने क्या कहा कि दर्शन जो है शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, यानी शिक्षा का यह जनरल प्रिंसिपल है। ये किसके द्वारा कहा गया, जॉन डे के द्वारा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ करना है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करना है तो दर्शन के माध्यम से ही किया जा सकता है, ये इसका जनरल प्रिंसिपल है। इसके अलावा देखिए राधा कृष्णन के द्वारा क्या कहा गया दर्शन के बारे में। इन्होंने कहा है कि दर्शन जीवन की संपूर्णता का विवेकपूर्ण चिंतन है, यानी हमारे जीवन की संपूर्णता के बारे में विवेकपूर्ण यानी सही तरीके से सोचना, उसके बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है, दर्शन। और अगले विद्वान जो है कांट हैं, तो उन्होंने देखिए क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि दर्शन वह ज्ञान है जो मनुष्य को उसके कर्तव्यों और सीमाओं का बोध कराता है, यानी दर्शन एक प्रकार का ज्ञान है जो किसी भी मनुष्य को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराता है और उसकी सीमा यानी उसका लिमिट्स कितना है, कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, इसके बारे में दर्शन बोध कराता है। तो ये 5 विद्वानों के द्वारा महत्वपूर्ण दर्शन की परिभाषा दी गई। अब देखिए इनके दी गई परिभाषा से कंक्लूजन क्या निकला कि दर्शन जो है वो सत्य, मूल्य और जीवन से संबंधित प्रश्नों का तार्किक समाधान प्रस्तुत करता है, यानी यह सत्य के बारे में, मूल्य के बारे में और जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका किस तरीके से समाधान करता है, तार्किक रूप से समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक। अब देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दर्शन का विकास कैसे, यानी डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी, यानी ये दर्शन शब्द जो है किस रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ और वर्तमान रूप में ये किस तरीके से आया। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि दर्शन का विकास जो है अचानक नहीं हुआ, बल्कि मानव की जिज्ञासा, अनुभव, समस्या और चिंतन की प्रक्रिया से धीरे धीरे हुआ। यानी दर्शन को एकाएक विकसित नहीं कर लिया गया, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ और मानव ने अपनी जिज्ञासाओं को, अपने अनुभवों को, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को और चिंतन की प्रक्रिया के द्वारा इसको धीरे धीरे विकसित किया। जैसे जैसे देखिए मानव सभ्यता विकसित हुई वैसे वैसे दर्शन भी विकसित होता गया, यानी जैसे जैसे मनुष्य अपने आप को विकसित किया, अलग अलग सभ्यताओं में मनुष्य ने जैसे जैसे अपने आप को विकसित किया उसी तरीके से दर्शन भी विकसित हुआ। तो दर्शन के देखिए विकास के कारण क्या क्या थे। तो दर्शन के विकास के कारण देखिए पहला है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी इसके मुख्य कारण जो है कई थे, जिसमें पहला क्या है कि मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति। देखिए मानव का स्वभाव ही है कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, एक जिज्ञासी जीव है। तो उसको देखिए हर समय किसी न किसी चीज के बारे में वो जानना चाहता है। देखिए कि वह सबसे पहले देखिए मनुष्य क्या जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ, दूसरा देखिए यह संसार क्या है, तीसरा जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी सबसे पहले मनुष्य के मन में यही जिज्ञासा थी कि मैं हूँ कौन और इस संसार में अगर मैं हूँ तो यह संसार है क्या और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, यानी इस संसार में मैं आया हूँ तो मेरे आने का कोई पर्पज है, कोई गोल है कि नहीं। यही प्रश्न जो है दर्शन की नींव बना, यानी सबसे पहले दर्शन की नींव बनने वाला शब्द जो है यही प्रश्न बना। उदाहरण के लिए देखिए जैसे कि कोई बालक जो है वो क्यों पूछना दर्शन की प्रारंभिक अवस्था में कला। अगर कोई बालक है, अगर किसी चीज के बारे में उसको जानकारी नहीं है और वो किसी दूसरे पर्सन से, अपने से बड़े या अपने से जो सीनियर लोग हैं उनसे अगर पूछ रहा है कि ये क्यों है, तो उसका मतलब है कि वहां पर दर्शन की बात की जा रही है, यानी वह बालक जो है जानना चाहता है किसी चीज के बारे में। और जैसे ही कोई किसी चीज के बारे में जानने का प्रयास करता है, जानना चाहता है, तो वहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। ठीक। फिर उसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या था इसके विकास का, कि प्रकृति के रहस्यों को समझने की इच्छा, यानी मनुष्य ने
जब अपने बारे में जानना चाहा, संसार के बारे में जानना चाहा, अपने उद्देश्यों के बारे में जानना चाहा, तो फिर उसने इसके साथ साथ इस प्रकृति के रहस्यों को भी जानने के बारे में सोचा। प्राकृतिक घटनाओं ने देखिए मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। यानी प्रकृति में मनुष्य जब रहने लगा तो उसको बहुत सी ऐसी चीजें प्राकृतिक रूप से दिखती थी, जैसे सूर्य का दिखना, चंद्रमा का दिखना, बरसात का होना, धूप का होना। तो इन सारी चीजों के बारे में भी वो जानने का प्रयास करेगा, उसके प्रति भी जिज्ञासा व्यक्त करेगा। तो जैसे देखिए, सूर्य क्यों उगता है, मृत्यु क्यों होती है, और वर्षा कैसे होती है। यानी ये सब कैसे बातें हैं, ये प्राकृतिक बातें हैं, प्राकृतिक रहस्य हैं, और मनुष्य इसको जानने का प्रयास करेगा। प्रारंभ में उसका उत्तर देखिए वो मिथकों के द्वारा, मिथकों का मतलब गलत तरह की जो अवधारणाएं होती हैं, जो लोगों के द्वारा बनाई गई होती हैं समाज में, वो होती हैं मिथक। फिर उसके बाद देखिए धार्मिक, यानी धार्मिक अवधारणाओं के माध्यम से वो इनको जानने का प्रयास करेगा, और लास्ट में अंततः वो तार्किक दर्शन में उसको इसका जवाब मिलेगा। यानी तार्किक रूप से जवाब उसको कब मिलेगा, जब आगे बढ़ेगा वो तब। ठीक, इन तार्किक रूप से इसको जवाब किसमें मिलेगा, दर्शन। अगला देखिए जो कारण है उसका जीवन की समस्याएं, यानी मनुष्य के जीवन में आने विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की वजह से भी मनुष्य को दर्शन की जरूरत महसूस हुई। जैसे देखिए मानव जीवन जो है समस्याओं से भरा है, जैसे सुख दुख, जन्म मृत्यु, अच्छाई बुराई। तो इन सब का समाधान खोजने के प्रयास से भी दर्शन विकसित, यानी मनुष्य ने इन सब को सही करने का, इन सब से छुटकारा पाने का जो प्रयास किया, उसका खोज किया, तो यहीं से फिर दर्शन का विकास हुआ। अब देखिए अगला जो है कारण सामाजिक जीवन के विकास की वजह, यानी मनुष्य का जीवन जैसे जैसे विकसित होता गया, समाज में उसको नई नई चीजें दिखती गई, मिलती गई। जैसे देखिए समाज जब जटिल हो गया तो वैसे वैसे प्रश्न भी उठने लगे, जैसे न्याय क्या है, राज्य क्यों आवश्यक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। यानी अब जब समाज विकसित हो गया तो सामाजिक जीवन में बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ने लगी, तो उसके लिए भी मनुष्य जो है जानना चाहा, और उसके बारे में जैसे ही उसने जानने का प्रयास किया तो फिर यहाँ से भी दर्शन की जो विकास या दर्शन की उत्पत्ति शुरू हुई। इससे देखिए सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का विकास हुआ। ठीक, अब देखिए दर्शन के विकास की ऐतिहासिक अवस्थाएं, यानी दर्शन का जो विकास हुआ इतिहास में किस किस अवस्था में कैसे कैसे विकसित हुआ। तो देखिए दर्शन के विकास के मुख्यतः 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, जिसमें देखिए पहली अवस्था को क्या कहा जाता है, आदिम और मिथकीय अवस्था, यानी प्रिमिटिव एंड मिथोलॉजिकल स्टेज। इसकी क्या विशेषता है, इस प्रकार की जो अवस्था है तो इसमें तर्क का अभाव देखा जाता है, प्रकृति की घटनाओं को देवी देवताओं से जोड़ के देखा गया, और तीसरा क्या है इसका विशेषता कि अंधविश्वास और कल्पना प्रधान यह अवस्था थी। यानी यहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज्यादा थे और लोग कल्पनाओं के माध्यम से किसी भी चीज को जानने का प्रयास करते थे। इसका उदाहरण जैसे देखिए कि वर्षा को इंद्रदेव की कृपा मानना, यानी उस समय के लोगों का कहना था कि ये जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है, इंद्रदेव की कृपा से। यानी इंद्र नामक कोई देवता है, इंद्र नामक कोई मनुष्य है जो अंतरिक्ष में रहते हैं या आसमान में रहते हैं, और वही क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं। दूसरा देखिए क्या है कि सूर्य को देवता मानना, यानी जो आकाश में सूर्य दिखाई देता है तो उसको देवता के रूप में मानना और उसी के अनुसार उसके प्रति अपने विचार रखना। यह दर्शन का देखिए बीज रूप था, यानी सबसे शुरुआती रूप से, जैसे कोई बीज बोया जाता है जमीन में तो वो किसी भी पेड़ या पौधे का क्या होता है, प्रारंभिक रूप होता है। तो उसी प्रकार से यह दर्शन का बीज रूप था, शुरुआत था। दूसरी अवस्था देखिए आती है वो धार्मिक अवस्था कहलाती है, यानी रिलीजियस स्टेज। इसकी विशेषता देखिए क्या है कि ईश्वर केंद्रित चिंतन, यानी इस अवस्था में मनुष्य क्या करता है कि ईश्वर को केंद्र मानकर उसी के इर्द गिर्द क्या करता है, चिंतन करता है। इसमें देखिए मनुष्य आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, पाप पुण्य के बारे में विचार करता है। इसी अवस्था में देखिए धर्म ग्रंथों का भी उदय होता है, यानी विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ जो हैं आते हैं और मनुष्य उन्हीं के अनुसार अपना आचरण व्यवहार करना शुरू करता है। भारत में जैसे देखिए वेद, उपनिषद और गीता का जो है विकास होता है, उदय होता है। ये मनुष्य को देखिए
बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और मनुष्य की जिज्ञासाओं को ये शांत करने का प्रयास करती हैं, उनकी जिज्ञासाओं को तुष्ट करती हैं। अगला है देखिए पश्चिम में, यानी पश्चिम में भी देखिए जैसे भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों का उदय हुआ, तो उसी प्रकार से पश्चिम में देखिए ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबल का, और जो मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम वाले लोग हैं, उनकी पुस्तक कुरान का विकास हुआ और इसका उदय हुआ। उदाहरण के लिए जैसे देखिए उपनिषदों में एक प्रश्न दिया है, एक सेंटेंस दिया है जिसको क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में यह सेंटेंस दिया गया है। इसका मतलब होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं अलग नहीं हूँ, ईश्वर और मैं दोनों एक ही हूँ, यानी हमारा जो रूप है एक है, यह द्वैत नहीं है, ये अद्वैत है, यानी सब एक है। यहाँ दर्शन देखिए आध्यात्मिक रूप लेता है, यानी यहाँ पर दर्शन के जो बात है वो कैसे दिखती है, आध्यात्मिक रूप से दिखती है। ठीक, अगला देखिए इसका तीसरा जो अवस्था है, वो तीसरी अवस्था क्या है कि दार्शनिक और तार्किक अवस्था, यानी फिलोसॉफिकल एंड रेशनल स्टेट। इसकी विशेषता देखिए क्या है कि इस अवस्था में मनुष्य तर्क, विवेक और बुद्धि पर बल देता है। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर की वैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया जाता है और इसमें स्वतंत्र रूप से चिंतन का विकास होता है, यानी किसी भी चीज के बारे में मनुष्य अगर जानना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से उस पर चिंतन करेगा और बेहतर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसका हल ढूंढने का प्रयास करेगा। जैसे देखिए भारत में कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन, गौतम के द्वारा न्याय दर्शन और शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत दर्शन का विकास होता है। उसी प्रकार से पश्चिम में सुकरात का, प्लेटो का और अरस्तु का उदय होता है, यानी ये विभिन्न प्रकार के दर्शनों का विकास जो है कौन से अवस्था में होता है, दार्शनिक और तार्किक अवस्था में। और इसमें किसी भी प्रश्न का जवाब जो है बेहतर तरीके से दार्शनिक रूप में, तार्किक रूप में देने का जो है शुरुआत किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि सुकरात का एक कथन है कि स्वयं को जानो, यानी अपने आप को जानिए। ये किससे संबंधित है, तो तीसरी अवस्था से। यही देखिए वास्तविक दर्शन का प्रारंभ माना जाता है, यानी जब सुकरात ने कहा लोगों को कि स्वयं को जानिए, अपने आप को जानिए, तो अपने आप को जानना ही क्या कहलाता है, दर्शन की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत कैसी है, तार्किक रूप से, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप को अगर बेहतर तरीके से जान पा रहा है तो समझ लीजिए उसके जितने भी प्रश्न है उसका जवाब वो पा जा रहा है। अगली देखिए चौथी अवस्था है वैज्ञानिक एवं आधुनिक अवस्था, यानी मॉडर्न एंड साइंटिफिक स्टेज। तो इसमें देखिए क्या विशेषता देखने को मिलती है कि यह अनुभव, प्रयोग और प्रमाण पर बल देती है। इसमें विज्ञान और दर्शन का संबंध होता है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण होता है, यानी यहाँ पर केंद्र में कौन होता है, मानव, यानी जो कुछ भी किया जाता है वो मानव को केंद्र बनाकर उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें की जाती है। ठीक, इस अवस्था के देखिए जो प्रमुख विचारक हैं उसमें देखिए डेस्कार्ट का नाम आता है, कांट का नाम आता है, जॉन लॉक का नाम आता है और जॉन ड्यूई का नाम आता है। ये लोग देखिए जो है चौथी अवस्था के प्रमुख जो है विद्वान हैं, महत्वपूर्ण दार्शनिक और विचारक हैं। उदाहरण के लिए देखिए व्यवहारवाद नामक दर्शन क्या कहता है कि जो उपयोगी है वही सत्य है, यानी इस अवस्था में कहा गया कि जो चीज हमारे लिए उपयोगी है, जिसके प्रति हम अपना कुछ काम करते हैं, यानी जिससे हमको फायदा है वही क्या है, सत्य है। बाकी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है वो सत्य नहीं है। यहाँ दर्शन देखिए व्यवहारिक और प्रयोगात्मक बन गया, यानी यहाँ पर दर्शन उसी चीज को मानता है जो उसके जीवन में व्यवहारिक है या उसको वो प्रयोग के द्वारा कर सकता है। ठीक, अब देखिए दर्शन के विकास की जो प्रवृत्तियां हैं तो वो किस तरीके की थी, तो दर्शन के विकास की जो प्रवृत्तियां थी, जैसे देखिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति में किस चीज पर जोर दिया गया, विशेषता क्या देखी गई कि आत्मा और मोक्ष के बारे में। दर्शन की जो भौतिक प्रवृत्ति थी उसमें देखिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ और विज्ञान को महत्व दिया गया। मानववादी दर्शन में मानव कल्याण को महत्व दिया गया। सामाजिक दर्शन में समाज और लोकतंत्र को महत्व दिया गया और शैक्षिक दर्शन में शिक्षा के दर्शन पर जोर दिया गया। ठीक है, तो ये देखिए दर्शन में निम्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां थी उनके बारे में। अब देखिए शिक्षा के संदर्भ में दर्शन का विकास, शिक्षा के संदर्भ में दर्शन को कैसे विकसित हुआ, दर्शन कैसे विकसित,
तो देखिए, जैसे जैसे शिक्षा की आवश्यकता बढ़ी तो शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि पर लोगों का विचार हुआ और फिर शिक्षा दर्शन विकसित हुआ। यानी जैसे जैसे लोगों को शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, लोगों को नई नई चीज़ों को सीखने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या कहा कि इन सारी चीज़ों को सीखने का, जानने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम किस तरीके से होना चाहिए और कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा इन सारी चीज़ों को सीखा जाए और सिखाया जाए। तो इन सारी चीज़ों जब विचार हुआ तभी किसका जन्म हुआ, शिक्षा दर्शन। जॉन डेवी के अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। यानी जॉन डेवी ने कहा कि दर्शन शिक्षा का क्या है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, इन सारी चीज़ों का जब जो हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया शिक्षा के दर्शन के विकास के बारे में, तो दर्शन का विकास देखिए जिज्ञासा से प्रारंभ होकर धर्म से होता हुआ तर्क और विज्ञान तक पहुंच गया। यानी शुरुआत इसकी हुई जिज्ञासा से, जिज्ञासा से फिर यह धार्मिक चीज़ों से जुड़ा और धार्मिक के बाद फिर यह तर्क और विज्ञान से जुड़कर और जो है विकसित हुआ। यह मानव के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास का प्रतिबिंब है। अतः कहा जा सकता है कि दर्शन जो है मानव चिंतन की निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया। यानी दर्शन क्या है कि मानव जो चिंतन करता है तो उसके चिंतन की निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया। यानी मानव जैसे जैसे चिंतन करता जाएगा, दर्शन का प्रयोग बढ़ता जाएगा, दर्शन उसमें जुड़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में अध्ययन किया। और आज की क्लास देखिए, जैसे कि शिक्षा दर्शन की पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद की जो भी चीज़ें होंगी हम लोग उसके अगली क्लास में अध्ययन करेंगे और उसको उसी तरीके से एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का आप लोग को डाउट लगता है, अगर लगता है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए और कमेंट जब आप करेंगे तो मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।